हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट 7। फ्रेंड्स, इस पार्ट 7 के अंदर हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर को फिनिश करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इंटरप्ट सिग्नल्स, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा पीएलडी का पार्ट था, यानी जो हमने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है पीएलडी, उसका जो मेजर पोर्शन है या बोलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे टफेस्ट पार्ट है, वो आज के लेक्चर में हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंटरप्ट से। तो इंटरप्ट क्या चीज़ होता है? इंटरप्ट एक टाइप का सिग्नल होता है। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है इंटरप्ट सिग्नल्स दैट आर यूज्ड टू इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। तो इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है? इंटरप्ट का मीनिंग होता है डिसकंटिन्यूटी, या आप बोल सकते हो ब्रेक, या बोल सकते हो आप डिस्टर्ब, या फिर सस्पेंड। ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मल रनिंग कंडीशन में होता है, वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर पे कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे होते हैं जो कि उसकी वर्किंग को इंटरप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो इंटरप्ट सिग्नल है, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए या फिर हमारे सिस्टम के लिए यूजफुल है या फिर यूजलेस है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। लेट्स से फ्रेंड, आपके पास एक सैफ्ट है और उस सैफ्ट का आपको हीट ट्रीटमेंट करना है 800 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। और इसका हीट ट्रीटमेंट करने के लिए आप उस सैफ्ट को डालोगे एक फर्नेस के अंदर, और उस फर्नेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। ठीक है। तो होगा क्या कि आप चाहते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो फर्नेस के अंदर पहुंचे सैफ्ट का हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, वो 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। ठीक है। तो इसके लिए आपने एक प्रोग्राम डाल दिया माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो हमारी फर्नेस की टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो आप उस टाइम क्या चाहोगे? आप उस टाइम चाहोगे कि अगर 800 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो आपका सिस्टम है वो शट डाउन हो जाए, या फिर आपको एक इंफॉर्मेशन दे कि भाई टेम्परेचर जो हमारे फर्नेस का है वो अब 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके पास सिग्नल आया कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, इसी को हम बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आ जाओ, वहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो मेमोरी दिख रहा होगा। उस मेमोरी के अंदर ढेर सारे प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर टेम्परेचर, मतलब जो भी आपका टेम्परेचर है उसको मॉनिटरिंग करने का भी एक प्रोग्राम है। सिमिलरली टेम्परेचर डिस्प्ले करने का एक प्रोग्राम है। सिमिलरली कंपैरिजन का प्रोग्राम है। ठीक है। जो भी आपका टेम्परेचर राइज हो रहा था उस फर्नेस के अंदर, उसको कुछ ना कुछ कंपैरिजन की हेल्प से हम लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कितना टेम्परेचर जा रहा है हमारा। ठीक है। तो ये भी एक प्रोग्राम हम लोग मेमोरी के अंदर डाल रहे हैं। सिमिलरली अलार्म जनरेशन, या फिर बोल सकते हो ISR। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अलार्म जनरेशन का जो काम है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से जाए, ये तुरंत माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्म कर दे कि भाई टेम्परेचर 800 से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए आपको एक प्रोग्राम बना के रखना पड़ेगा, और वो जो चीज़ है वो अलार्म जनरेशन प्रोग्राम के अंदर होती है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी से कनेक्टेड है हमारा माइक्रो प्रोसेसर और बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से कुछ इन्फॉर्मेशन ले भी सकता है और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे सकता है। फॉर एग्जांपल, कैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है? लेट से आपको जो टेम्परेचर रिसेंट में मेजर किया, जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर ने रिसेंट में एक टेम्परेचर मेजर किया, वो कंपेरिजन के लिए इस मेमोरी के अंदर जो लोकेशन है वहां पे इस वैल्यू को भेज सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी तक हम लोग ने बहुत डिटेल में माइक्रो प्रोसेसर को समझा हुआ है। ठीक है। अब आप देखो, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये भी आपका बाई डायरेक्शनल है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से 3 चीज़ें कनेक्टेड हैं। सबसे पहला डिस्प्ले डिवाइस, जिसके ऊपर हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे। फिर है आपका बजर। बजर का फंक्शन है अलार्म करना। ठीक है। मतलब है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस होगा तो उस टाइम पे बजर आपको इन्फॉर्म करेगा थ्रू इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है। इंटरप्ट सिग्नल आपके मॉनिटर पे दिखाएगा
और बजर भी आपने इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो बजर के फॉर्म में आपको ये चीज़ें सुनने को भी मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड है हमारा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका फंक्शन होगा टेम्परेचर को सेंस करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया कि भाई इंटरप्ट सिग्नल किस वे में हमारे पास आ रहा होता है और किस तरीके से ये सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग ने जो पिछला वीडियो देखा था 8085 का पिन डायग्राम, तो पिन डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट पिन पे डिफरेंट सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे हम लोग ने इंटरप्ट सिग्नल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स अगर हम लोग लेमैन की लैंग्वेज में इंटरप्ट को समझना चाहें तो आप समझिए कि एक क्लासरूम है जिसमें 30 to 40 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है। टीचर क्या कर रहा है, टीचर आपको कुछ ना कुछ लेक्चर दे रहा है, कुछ ना कुछ आपको बता रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही टीचर कुछ पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे कोई एक नया स्टूडेंट क्लास में आता है, तो ये क्या है, ये एक टाइप का इंटरप्शन है। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से टीचर आपका कुछ पढ़ा रहा है, उस टाइम पे कोई दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन क्वेरी करता है, तो ये भी एक टाइप का इंटरप्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंटरप्ट का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम में आप लोग इन दोनों एग्जांपल्स को अपने माइंड में रखना। ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में हम लोग इंटरप्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इंटरप्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स इन डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट को भी देख लेते हैं और इंटरप्ट को कैसे लिखा जाता है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरप्ट कितने टाइप के होते हैं। इंटरप्ट आपके दो टाइप के होंगे, आइदर हार्डवेयर बेसिस पे आइदर सॉफ्टवेयर बेसिस पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं वो पिंस पे मिलते हैं। ठीक है, जो भी हमने 8085 के अंदर 40 पिंस पढ़ी थी वहां पे हमने 5 डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट को भी देखा था। ठीक है, तो जितने भी हार्डवेयर इंटरप्ट होंगे वो आपके पिंस पे मिलेंगे और जो भी आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोग्राम के अंदर लिख के रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RSTN इन 8085। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स जो हमने लास्ट एग्जांपल कवर किया था जिसमें हमने फर्नेस में एक लिमिटेड टेम्परेचर को सेट किया था। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट लेट से 800 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर रहा था तो उस टाइम पे इंटरप्ट सिग्नल डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का इंटरप्ट था, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या हार्डवेयर इंटरप्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि उस पर्टिकुलर डायग्राम में मेमोरी के अंदर ढेर सारे प्रोग्राम थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरप्शन दे रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। ठीक है, और फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर क्या चीज होता है, सॉफ्टवेयर होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो भी प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिख रहा होता है उस टाइम पे ढेर सारी इंस्ट्रक्शन लिखता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अंदर वो इंटरप्ट का भी इंस्ट्रक्शन लिखता है। ठीक है, और उसी बेसिस पे जो भी हमारा इंटरप्ट सिग्नल है वो 8085 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इंटरप्ट से रिलेटेड दो चीजें हैं। सबसे पहला कि जब भी इंटरप्ट सिग्नल हमारे पास आएगा वो किसी ना किसी स्पेसिफिक नेम या कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर से आएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि जो भी आपका इंटरप्ट सिग्नल आएगा उसके बिहाफ पे आप जो भी रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है, जो भी इंटरप्ट सिग्नल आएगा उसके बिहाफ में जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे उसका भी एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन, ISR। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये ISR क्या होता है। ISR का फुल फॉर्म है इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। इसका क्या काम है कि जो भी इंटरप्ट हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास आता है उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ हम लोग प्रोग्राम लिख कर रखते हैं मेमोरी के किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हो क्या रहा है, सबसे पहले कुछ ना कुछ इंटरप्ट सिग्नल आएगा, माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट सिग्नल के बिहाफ में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स लिखा होता है एक प्रोग्राम के अंदर जिसको हम लोग ISR बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये प्रोग्राम मेमोरी के एक स्पेसिफिक एड्रेस पे स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हमने लास्ट एग्जांपल जो कवर किया था वहां पे क्या हो रहा था कि हम लोग फर्नेस के अंदर एक 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, सो दैट हमारे शेफ्ट का हीट ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके। और जैसे ही 800 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो एक इंटरप्ट सिग्नल आएगा और उस इंटरप्ट सिग्नल के बिहाफ पे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में लिखे हुए जो ISR होता है यानी कि इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम उसका हेल्प लेगा और उस 800 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज होने के बिहाफ में जो रिस्पॉन्स देना था वो देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्ट के क्लासिफिकेशन की।
तो 4 डिफरेंट वे में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सिमिलरली सेकंड है वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड। ठीक है, वेक्टर्ड का मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या बोलिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लोकेशन रहेगी वेक्टर्ड इंटरप्ट में। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आगे वाली स्लाइड में कवर करने वाले हैं। सिमिलरली होता है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और लास्ट है हमारा प्रायोरिटाइज्ड इंटरप्ट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक एक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर इंटरप्ट, तो आपके जो भी हार्डवेयर इंटरप्ट होंगे वो हार्डवेयर पे जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और उस बेसिस पे सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंटरप्ट जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हार्डवेयर इंटरप्ट की बात की जाए तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक स्पेसिफिक पिन पे लोकेट हो रहे होंगे, या बोलिए एक स्पेसिफिक पिन पे सिग्नल इसका आ रहा होगा। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में इंटरप्ट सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हार्डवेयर इंटरप्ट की बात की जाए तो ये वेक्टर्ड भी हो सकते हैं, नॉन वेक्टर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्ड रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को डबल स्टार मार्क कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड क्या चीज़ है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होंगे उनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ट्रैप, INTR, जो कि हम लोग ने पिन डायग्राम में अच्छे से समझा हुआ है। ट्रैप का क्या फंक्शन था, INTR का क्या फंक्शन था, तो ये जो आपके ट्रैप और INTR होते हैं ये आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा RST 0 से लेकर के RST 7 तक। ठीक है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमने हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट अच्छे से समझ लिया है। फ्रेंड्स देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड वाला पॉइंट था ये आपको पता होना चाहिए, और जो हमने एग्जाम्पल में समझा है ट्रैप INTR ये किस टाइप का इंटरप्ट है ये आपको एक आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, और फ्रेंड्स बाकी बची हुई चीज़ें जो हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में सीखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट की। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा, माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट सिग्नल के बिहाफ पे कोई ना कोई ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन प्रोग्राम का यूज करता है फॉर रिस्पॉन्डिंग दैट इंटरप्ट। ठीक है, और वो जो ISR प्रोग्राम का यूज करता है वो एक मेमोरी लोकेशन में किसी ना किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे स्टोर रहता है। ठीक है, जो भी आपका इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन प्रोग्राम है, जो भी आपका ISR प्रोग्राम है, वो मेमोरी लोकेशन में किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होंगे। ठीक है, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर उन एड्रेस को ऑलरेडी जानेगा तो उस टाइप के इंटरप्ट को हम बोलेंगे वेक्टर्ड इंटरप्ट। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसको पता है कि कहाँ से ISR प्रोग्राम को लेके आना है। अगर ISR प्रोग्राम का लोकेशन माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता होगा उस टाइप के इंटरप्ट सिग्नल को हम बोलेंगे नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स नॉन वेक्टर्ड के अंदर हमें समझ में आ गया है कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसको ISR प्रोग्राम का लोकेशन नहीं पता है। ठीक है, तो उस केस में एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को डेवलप करेगा माइक्रो प्रोसेसर, और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को डेवलप करेगा और फ्रेंड्स उस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल की हेल्प से डेटा लाइन के थ्रू हम लोग ISR प्रोग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड का बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट की। तो फ्रेंड्स मास्केबल एंड नॉन मास्केबल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग जब भी पढ़ने बैठते हो तो कई बार क्या करते हो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हो। क्यों कर देते हो? सो दैट किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी ये जो मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? सो दैट किसी टाइप का डिस्टर्बेंस ना आए, किसी की कॉल हमको देखने को ना मिले, या बोलिए किसी से हमारी फ़ोन पे बात ना हो, इसीलिए हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हमें पता है किसी न किसी की कॉल उस पर्टिकुलर टाइम पे आ सकती है, या किसी न किसी का मैसेज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आएगा जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग मोबाइल स्विच ऑन करेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा किसकी किसकी कॉल आई थी या किसका मैसेज हमारे पास आया है, और उस पर्टिकुलर मैसेज की प्रायोरिटी के हिसाब से कि किसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं।
ठीक है। सेम चीज़ होती है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर रन कर रहा होता है तो हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ इंटरप्ट सिग्नल आने वाले हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि उन इंटरप्ट सिग्नल का अभी रिस्पॉन्ड करना या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम पे इंटरप्ट सिग्नल को आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, मास्केबल इंटरप्ट का यूज करते हैं, या बोलिए हम लोग इंटरप्ट को डिसेबल कर देते हैं सो दैट हमारी स्क्रीन पे किसी भी टाइप का इंटरप्ट ना आए और हमारा प्रोग्राम रन करता रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मास्केबल इंटरप्ट में जो भी इंटरप्ट सिग्नल आएंगे वो सारे के सारे पेंडिंग हो जाते हैं, ठीक है, और उनका रिस्पॉन्स माइक्रो प्रोसेसर लेटर स्टेज में देता है, या बोलिए जब मेन प्रोग्राम रन कर ले जाता है उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड करता है उन पर्टिकुलर इंटरप्ट सिग्नल्स का, ठीक है। और नॉन मास्केबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉन मास्केबल का मतलब है कि जो भी इंटरप्ट सिग्नल आएंगे आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपका जो भी मेन प्रोग्राम रन हो रहा होगा उसको आपको स्टॉप करके उन इंटरप्ट सिग्नल का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल को अगर हम लोग क्लासरूम के एग्जांपल से फिर से समझें तो हो क्या रहा था कि एक टीचर था, वो पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, और एक स्टूडेंट ने एक क्वेरी पूछा टीचर से, ठीक है। तो अगर टीचर ऑन द स्पॉट उस स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करता है या उसकी क्वेरी का सोल्यूशन देगा तो उस पर्टिकुलर टाइप के इंटरप्ट को हम बोलेंगे नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और अगर टीचर बोलेगा कि आप बैठ जाओ, मैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को फिनिश करने के बाद आपके डाउट को क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टाइप के इंटरप्ट को हम बोलेंगे मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग को इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे बताओ कि जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर के पास इंटरप्ट सिग्नल आता है, ठीक है। तो एक इंटरप्ट सिग्नल तो आता है, ये हमने सीखा हुआ है। तो क्या सिर्फ एक ही इंटरप्ट सिग्नल आता होगा, एक से ज़्यादा इंटरप्ट सिग्नल नहीं आते होंगे? जैसा कि हम लोग ने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वहाँ पे फर्नेस के अंदर टेम्परेचर जैसे राइज हो रहा था तो एक इंटरप्ट सिग्नल आ रहा था। तो क्या जब हमारा कंप्यूटर रन कर रहा होता है उस टाइम पे सिर्फ एक इंटरप्ट सिग्नल आता होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एक बार में एक इंटरप्ट सिग्नल भी आ सकता है और एक से ज़्यादा इंटरप्ट सिग्नल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उन इंटरप्ट सिग्नल में किस इंटरप्ट सिग्नल को माइक्रो प्रोसेसर को पहले रिस्पॉन्ड करना है और किस इंटरप्ट सिग्नल को बाद में रिस्पॉन्ड करना है, तो फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा इंटरप्ट सिग्नल आने पे किस इंटरप्ट सिग्नल को हमें पहले रिस्पॉन्ड करना है और किस इंटरप्ट सिग्नल को हमें बाद में रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज्ड की जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रायोरिटाइज्ड इंटरप्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके पास लेट्स से 5 डिफरेंट वर्क हैं। अब आपको 5 डिफरेंट वर्क में कौन सा वर्क सबसे पहले करना है और कौन सा वर्क आपको सबसे लास्ट में करना है, इसकी आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो, उस हिसाब से काम को करते हो। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम वे में हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी फंक्शन करता है। उसके पास एक से ज़्यादा इंटरप्ट सिग्नल आने पे किस इंटरप्ट सिग्नल को पहले रिस्पॉन्ड करना है और किस इंटरप्ट सिग्नल को बाद में रिस्पॉन्ड करना है, इसकी एक प्रायोरिटी होती है। उस हिसाब से हमारा माइक्रो प्रोसेसर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए हार्डवेयर इंटरप्ट की, तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में जाना था। 5 डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। सबसे पहला ट्रैप, फिर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। INTR के लिए हम लोग INTA एक्नॉलेजमेंट बार का यूज करते हैं, जो कि एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को भेजता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन पर्टिकुलर 5 जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स के नाम लिखे हैं, इनके बारे में हम लोग ने पिन डायग्राम, जो 8085 का पिन डायग्राम वाला वीडियो था, यानी कि जो हमारा लेक्चर 6 था, उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इनमें से जो 5 डिफरेंट हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, इनमें से किसको सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी मिलती है? तो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी मिलती है ट्रैप को। ट्रैप को नंबर 1 प्रायोरिटी मिलती है, या बोलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप को मिलती है। और लोवेस्ट किसे मिलेगी? लोवेस्ट मिलती है हमारी INTR को, ठीक है। फ्रेंड्स, हाईएस्ट और लोवेस्ट प्रायोरिटी आप लोग याद रखिएगा। अब मास्केबल इनमें से कौन होते हैं? मास्केबल का क्या फंक्शन था, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जितने भी इंटरप्ट सिग्नल आ रहे हैं उनको स्टॉप करके रखना जब तक कि आपका कोई मेन प्रोग्राम, जो मेन फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि कौन सा आपको इंटरप्ट सिग्नल का रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है मास्किंग में, मास्किंग के अंदर हम लोग इंटरप्ट सिग्नल को पेंडिंग करके रख रहे हैं
और लेटर स्टेज में हम लोग इन इंटरप्ट सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि जो हमारे नॉन मास्किंग थे उनके अंदर हम लोग इंटरप्ट सिग्नल जैसे ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा एट द सेम टाइम हम लोग उस इंटरप्ट सिग्नल के बिहाफ में रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रैप है वो मास्केबल नहीं होता है। ठीक है, मास्केबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग किसी भी इंटरप्ट सिग्नल को रोक के नहीं रखेंगे, ऑन द स्पॉट रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये नॉन मास्किंग है। और फ्रेंड्स, ट्रैप के अलावा जो बचे हुए 4 हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, इनमें हम लोग मास्किंग कर सकते हैं, या बोलिए इनमें हम मास्किंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरप्ट आएगा उसको हम लोग रोक के रखेंगे और लेटर स्टेज में इन इंटरप्ट को हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सिमिलरली वेक्टर्ड की बात की जाए तो फ्रेंड्स, वेक्टर्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी ISR प्रोग्राम होता है, जो भी हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल आएगा उसके बिहाफ में हम लोग रिस्पॉन्ड करने के लिए ISR प्रोग्राम का यूज करते हैं, और उन ISR प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर। तो अगर हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी का एड्रेस पता होगा तो उस पर्टिकुलर वे में हम बोलेंगे कि हमारा इंटरप्ट वेक्टर्ड इंटरप्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये सारे के सारे वेक्टर्ड हैं और इनकी लोकेशन दी हुई है। सबसे पहले आप देखो ट्रैप में, तो वहाँ पे लोकेशन दिया है 0024H। सिमिलरली RST 7.5 का भी एड्रेस दिया हुआ है 003C। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा चीज़ वेक्टर्ड है और कौन सा चीज़ नॉन वेक्टर्ड है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, ट्रिगरिंग मेथड की बात की जाए तो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंटरप्ट है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 टाइप के ट्रिगरिंग मेथड का यूज करता है, आइदर एज और लेवल। एज का मतलब होगा कि जब भी आपके सिग्नल का जो ट्रांजिशन है वो 0 to 1 हो रहा होगा तो वहाँ पे एज ट्रिगरिंग होगी। सिमिलरली अगर ट्रिगरिंग हाई लेवल पे हो रही है तो उस पर्टिकुलर टाइप के ट्रिगरिंग मेथड को हम बोलेंगे लेवल ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एज ट्रिगरिंग के अंदर ट्रांजिशन होता है 0 से 1। ठीक है, और बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में ट्रिगरिंग मेथड कौन सा कहाँ यूज होता है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस पर्टिकुलर जो हम लोग ने इंटरप्ट सिग्नल का चार्ट बनाया हुआ है 1 से लेके 5 तक का, इसके अंदर आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, मास्केबल कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि जो आपका ट्रैप हार्डवेयर इंटरप्ट है उसमें मास्किंग नहीं होती है, या बोलिए नॉन मास्केबल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, मास्किंग मेथड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रैप था क्योंकि वो नॉन मास्केबल था इसलिए वहाँ पे कोई भी टाइप की मास्किंग मेथड का यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं RST 7.5 की। तो RST 7.5 जो होता है उसको हम मास्केबल बोलते हैं, और वहाँ पे DI, EI और SIM इन तीनों के फुल फॉर्म आप लोग याद कर लो, ये मास्किंग मेथड है। और फ्रेंड्स, इन पर्टिकुलर मास्किंग मेथड के क्या फुल नेम है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हर एक हार्डवेयर इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा मास्किंग मेथड है इसको बहुत अच्छे से देख लो। ठीक है, तो आप देखो सबसे लास्ट में जो INTR है, जो INTR हार्डवेयर इंटरप्ट है उसके अंदर आपको 2 टाइप के मास्किंग मेथड दिख रहे होंगे, DI एंड EI। ठीक है, DI EI के अलावा SIM भी होता है जो कि इस पर्टिकुलर INTR में नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का यूज करते हैं। कौन कौन से? RST 0 से लेकर के RST 7 तक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब INTR इंटरप्ट के बारे में बात करते हैं। तो INTR इंटरप्ट के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में सीखा हुआ है। ठीक है, तो क्या था उसके अंदर? उसके अंदर हमने सीखा था कि जो भी हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल आएगा तो उसके बिहाफ पे हम लोग ISR प्रोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, और उस ISR प्रोग्राम का जब हम यूज करते हैं तो हमें एक एड्रेस लोकेशन उसकी पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर एड्रेस लोकेशन आपके पास नहीं पता होता है तो आप एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजते हो, और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के थ्रू क्या होगा कि जो आपका डेटा है वो डायरेक्टली आएगा डेटा बसेस के थ्रू। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बोल सकते हो कि INTA एक्नॉलेजमेंट बार जो होता है वो एक सिग्नल डेवलप करेगा, और उस सिग्नल की हेल्प से क्या होगा कि INTR को वेक्टर्ड लोकेशन मिल जाती है। किसकी? ISR प्रोग्राम की, इंस्ट्रक्शन सब रूटीन प्रोग्राम की वेक्टर्ड लोकेशन को लेने के लिए हम लोग
INTA एक्नॉलेजमेंट बार सिग्नल का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रिलेटेड विथ इंटरप्ट्स। ठीक है, तो जो भी हमारे इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला EI क्या होता है? इनेबल इंटरप्ट्स, किसी चीज़ को इनेबल करना। ठीक है, तो उस टाइप के इंटरप्ट को हम बोलेंगे इनेबल इंटरप्ट। सिमिलरली होता है DI, डिसेबल इंटरप्ट। सिमिलरली होता है सिम, जिसका फुल फॉर्म होता है सेट इंटरप्ट मास्क। रिम होता है, रिम का मतलब होता है रीड इंटरप्ट मास्क। फ्रेंड्स, इन चारों के जो नेम हैं, जो फुल फॉर्म है, वो आप लोग अच्छे से याद कर लो। हो सकता हो सिम और रिम में कोई एक फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग सबसे लास्ट लाइन में आ जाओ, रिम के बारे में। रिम का फुल फॉर्म है रीड इंटरप्ट मास्क। इसका फंक्शन क्या है कि जो भी आपके इंटरप्ट हैं उनका मास्किंग है या नहीं है, उसको रीड करने के लिए हम लोग रिम का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी इंटरप्ट आता है उसमें मास्किंग है या नहीं है, इसको रीड करने के लिए हम लोग रिम का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी इंटरफेसिंग की। तो मेमोरी इंटरफेसिंग का मतलब क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ किस तरीके से कनेक्ट होगा, उसी को हम बोलेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, मेमोरी भी दो टाइप की होगी, रैम और रोम। ठीक है, और मेमोरी की डायमेंशन की बात की जाए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इनटू विड्थ ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कितनी होती हैं? वो होती है 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। ठीक है, तो लेट से आपके पास 3 एड्रेस लाइन है, तो टोटल कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी? टोटल मेमोरी लोकेशन होंगी 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी जो हम लोग का पार्ट 2 वाला वीडियो था उसमें बहुत अच्छे से समझी हुई है। ठीक है, जो भी 2 बिट 3 बिट यही चीज़ है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, विड्थ ऑफ मेमोरी लोकेशन क्या होती है? m मतलब नंबर ऑफ डेटा लाइंस। ठीक है, और फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी मेमोरी लोकेशन को रो और कॉलम की हेल्प से बता सकते हो। नंबर ऑफ रोज बताएंगी कि मेमोरी लोकेशन कितनी है, और नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे कि हर एक मेमोरी लोकेशन की कितनी विड्थ है, या बोलिए कितने विड्थ का डेटा हम लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो, मैंने जो मेमोरी में रैम रोम के जस्ट आगे एक टेबल बनाई है। तो फ्रेंड्स, उस टेबल में आपको रो और कॉलम दिख रहे होंगे। ठीक है, तो रो का मतलब क्या है? रो का मतलब है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। हर एक रो आपको बताएगी मेमोरी लोकेशन के बारे में। सिमिलरली हर एक कॉलम आपको बताएगा कि कितने विड्थ का डेटा एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो सकता है। ठीक है, देखिए, इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायमेंशन ऑफ मेमोरी को याद करना जरूरी है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी का जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें आपको डिफरेंट सिग्नल देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहला CS बार, फिर RD बार, WR बार। ठीक है, सिमिलरली नीचे में आप आ जाओ तो नीचे में आपको CLK और डेटा लाइंस दिख रही होगी। सिमिलरली आप देख सकते हो इंटरनल डिकोडर मेमोरी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट है, और एक एड्रेस लाइन जो कि इस इंटरनल डिकोडर पे आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेमोरी से जो कनेक्टेड सिग्नल्स हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो RD बार को देखिए, RD बार का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑन डेटा लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेमोरी है वो आउटपुट देगा RD बार के थ्रू। सिमिलरली जो राइट बार है यानी WR बार है, तो इसका क्या काम होगा कि जितना भी राइटिंग ऑपरेशन होगा, जितना भी इनपुट डेटा होगा, वो मेमोरी अपने अंदर इन WR बार लाइन की हेल्प से लेगा। सिमिलरली CS बार होता है, CS बार का फुल फॉर्म होता है चिप सेलेक्ट बार, या आप इसको बोल सकते हो स्लेव सेलेक्ट बार। ठीक है, CS बार का फुल फॉर्म क्या है? चिप सेलेक्ट बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या काम है? टू इनेबल मेमोरी और टू सेलेक्ट मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का किसी पर्टिकुलर एड्रेस, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए हम CS बार का यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चिप सेलेक्ट बार। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, CLK क्या है? आपको बताएगा कि मेमोरी किस स्पीड से रीडिंग या फिर राइटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसकी स्पीड के बारे में, उसकी डिटेल के बारे में, उसका टाइम के बारे में बताता है हमारा CLK सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी CLK आउट 8085 पिन डायग्राम के अंदर डिटेल में समझा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था, रैम और रोम दो डिफरेंट टाइप की मेमोरी हैं। रैम में क्या होता है? रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन होते हैं, जबकि रोम में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है,
तो क्योंकि इसमें राइटिंग ऑपरेशन नहीं होता है रोम में, तो इसीलिए यहाँ पे जो WR बार का सिग्नल था वो यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी एक्सेप्ट डेटा लाइन। तो देखिए जो आपका रोम है उसमें डेटा लाइन मैंने सबसे नीचे में बनाया है। रोम में जो डेटा लाइन जा रहा है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, जबकि रैम में आप देखोगे तो इसमें डबल साइडेड एरो है, यानी कि जो डेटा लाइन्स है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, अब रोम जो रहता है उसको हम लोग कोड मेमोरी बोलते हैं। इस चीज़ को डबल स्टार मार्क कर लो, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, रोम को कोड मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी रोम होते हैं उनके अंदर हम लोग प्रोग्राम स्टोर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो रैम होते हैं उनको हम बोलते हैं डेटा स्टोरेज या डेटा मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेटा मेमोरी? क्योंकि रैम के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलरली डेटा लाइन्स के बारे में मैंने बता ही दिया, यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। और नंबर ऑफ एड्रेस लाइन की अब बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर आपके पास n एड्रेस लाइन है तो टोटल पॉसिबल एड्रेस जनरेशन कितने होंगे? 2 की पावर n। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग स्टार मार्क कर लो कि अगर आपके पास n एड्रेस लाइन है तो नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल एड्रेस जनरेशन होगा 2 की पावर n। ठीक है, तो लेट से आपके पास एक एड्रेस लाइन है A0 से A2, तो इसका मतलब कितना आपके पास एड्रेस लाइन हुई 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जनरेशन कितने होंगे? 2 की पावर 3 यानी 8। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को इस पर्टिकुलर स्लाइड की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन 3 है तो नंबर ऑफ मेमोरी साइज या नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितने होंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8। सिमिलरली अगर आपके पास नंबर ऑफ एड्रेस लाइन 4 है तो मेमोरी साइज हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें टॉप पे लिखी हैं ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड लेक्चर था मेकाट्रॉनिक्स का वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल लेक्चर था। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग ने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझी हुई हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। तो यहाँ पे 16 एड्रेस लाइन होगी और 16 एड्रेस लाइन के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि मेमोरी को साइज अगर आप कैलकुलेट करना चाहो या नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस की बात करना चाहो तो वो होगा 2 की पावर 16 यानी कि 64 किलो बिट। ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है कि जो भी आप लोग चिप बनाते हो, जो भी आप चिप बनाओगे वो 64 किलो बिट की कभी भी नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आप लोग को 64 किलो बिट की चिप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 64 किलो बिट की जगह यूज करते हैं डिफरेंट साइज ऑफ मेमोरी चिप। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम लोग 1 KB, 2 KB, 3 KB एंड 16 KB मेमोरी चिप साइज का यूज करके 64K तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर देखा कि जो भी हमारे 64 KB की एड्रेस कैपेसिटी थी वो कभी भी हम लोग एक सिंगल चिप के अंदर नहीं स्टोर करते हैं, हम लोग मल्टीपल चिप्स का यूज करते हैं। तो वो 1 KB, 2 KB, 8 KB एंड 16 KB की हो सकती है। लेकिन आप चाहे जितनी भी मेमोरी की साइज यूज कर लो, चाहे 1 KB, 2 KB की कितने ही आप यहाँ पे चिप्स यूज कर लो, उन सब का जब समेसन करोगे वो हमेशा इक्वल या फिर लेस देन होना चाहिए किसके? प्रोसेसर एड्रेस कैपेसिटी के। ठीक है, जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो एड्रेस कैपेसिटी होगी उससे कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए जितने भी आप लोग नंबर ऑफ चिप्स का यूज कर लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने लास्ट में आपको पॉइंट बताया है इसको डबल स्टार मार्क कर लो, कभी भी कंफ्यूज मत होना। हो सकता हो आपसे असर्शन रीजनिंग में ये पर्टिकुलर सेंटेंस डायरेक्टली पूछ लिया जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल क्या होता है? टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू परफॉर्म द सिंगल ऑपरेशन इज अ मशीन साइकिल। ठीक है, किसी एक सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर द्वारा लिया गया टाइम कहलाता है मशीन साइकिल। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, ईच मशीन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू क्लॉक साइकिल्स और टी स्टेट्स। तो जो भी आपकी क्लॉक साइकिल होगी उसको हम लोग बोलते हैं टी स्टेट्स। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की। तो देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? टाइम टेकन टू परफॉर्म वन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। और इसके बारे में हम लोग ने बहुत ही डिटेल में जो हमारा 5th लेक्चर था उसमें कवर किया है। ठीक है, सिमिलरली कंसिस्टिंग वन और मोर मशीन साइकिल, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी वो एक या एक से ज़्यादा मशीन साइकिल को कैरी कर सकता है। इस चीज़ को भी डबल स्टार मार्क कर लेना। मशीन साइकिल एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन साइकिल अपने पास रख सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे नीचे में आ जाओ। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स फॉर्म्स मशीन साइकिल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भी आपके टी स्टेट्स होते हैं, जो भी आपके क्लॉक साइकिल्स होते हैं,
अगर उनको हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमको मिलती है मशीन साइकिल। सिमिलरली अगर हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ मशीन साइकिल को एडअप करेंगे तो हमको मिलता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्लॉक साइकिल, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख लो और डबल स्टार मार्क कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपसे असर्शन रीजनिंग में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि अगर आप लोग क्लॉक साइकिल्स का समेशन करोगे या ढेर सारी क्लॉक साइकिल्स को एडअप करोगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी। या पूछा जा सकता है मशीन साइकिल इज समेशन ऑफ, या मशीन साइकिल इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर लो। एक दो बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सिमिलरली फ्रेंड्स बात करते हैं मशीन साइकिल ऑफ 8085 की। तो मशीन साइकिल क्या होता है? ऑपकोड को फैच करना, मेमोरी से रीड करना, मेमोरी से राइट करना, MOR बार, MOW बार। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। सिमिलरली इनपुट आउटपुट रीडिंग ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट राइटिंग ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जिन्होंने भी इससे पहले वाला लेक्चर कवर नहीं किया है उनको ये सारी चीज़ों में समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, जबकि जिन्होंने 6th लेक्चर कवर किया होगा तो वहाँ पे हमने इन सारे टर्म्स का यूज किया है। ऑपकोड फैच तो हम लोग सेकंड वीडियो में ही कवर कर लिए थे। मेमोरी रीडिंग, मेमोरी राइटिंग कैसे हो रहा था, वो सिग्नल्स आ रहे थे, लो सिग्नल्स आ रहा था, हाई सिग्नल्स आ रहा था। तो कभी आपका इनपुट आउटपुट एक्टिव हो रहा था, कभी आपका मेमोरी एक्टिव हो रहा था। ठीक है, सिमिलरली आपका देख सकते हो इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। फिर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का जो सिग्नल था वो भी हम लोग ने पढ़ा था। हॉल्ट, होल्ड, रिसेट, ऑलमोस्ट सारे के सारे ये जो मशीन साइकिल्स हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, और मशीन साइकिल्स हम बोलते किसे हैं इस चीज़ को भी आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो। ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये जितने भी आपके रीडिंग और राइटिंग वाले ऑपरेशन हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे के सारे मशीन साइकिल है। फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता था कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता था उस तक हम लोग ऑपरेंड पहुंचाते थे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, इसको भी हमने डिटेल में समझा था 4th एंड 5th लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग देख लो, मैंने कमांड बताई थी MVI RD डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, MVI होता है आपका ऑपकोड, RD हो गया आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर जहां पे आपको डेटा को पहुंचाना है, और डेटा आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल MVI B,35H। तो 35 जो आपका डेटा है इसको आप ले जाना चाहते हो या मूव कराना चाह रहे हो कहाँ पे? रजिस्टर B के अंदर। ठीक है, MVI B लिखा है B,35H। ठीक है, तो 35 डेटा को हम लोग B रजिस्टर में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MVI B,35H। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम लोग ने बहुत अच्छे से समझी हुई हैं, बस मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल करा रहा हूँ जिससे आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन मत रखो कि मशीन साइकिल क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, इनमें डिफरेंस आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल होंगी उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा मशीन साइकिल हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं टाइमिंग डायग्राम की। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग नीचे में डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपका एक टाइमिंग डायग्राम है, और इसमें आपका जो 1 साइकिल वाली लोकेशन मैंने आपको दिखाई है, बेसिकली ये क्या है? ये एक टाइप की पिच है। ठीक है, तो 1 साइकिल हम लोग एक पिच को बोल रहे हैं। ठीक है, और टाइमिंग डायग्राम को हम लोग क्लॉक साइकिल्स या मशीन साइकिल्स के रेफरेंस में बता सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा टाइमिंग डायग्राम होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स और इन टर्म्स ऑफ मशीन साइकिल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइमिंग डायग्राम में आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है जो कि मैंने 3 ओके से टिक किया हुआ। सबसे पहला, एग्जीक्यूशन टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर फॉर एनी इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली टाइमिंग डायग्राम रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल और मशीन साइकिल्स। सिमिलरली 1 T स्टेट रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशन कैरिड आउट इन 1 क्लॉक पीरियड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर फिनिश होता है। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी आपका डाउट होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग फिनिश करेंगे माइक्रो कंट्रोलर को। तो फ्रेंड्स इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।